गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग उसी चैप्टर के अंतर्गत अर्थात कोशिका संरचना एवं कार्य चैप्टर के अंतर्गत आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी में सेल, यहाँ मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो मैं आज लेता हूँ प्लांट सेल, पादप कोशिका। प्लांट सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पादप कोशिका के बारे में। इसके पहले मैं आपको पादप कोशिका का डायग्राम बना करके उसके बारे में बताया है। आज हम एक पादप कोशिका को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे उसको विभाजित करेंगे। हमारे मन में एक पादप कोशिका जब आता है तो हम क्या सोचते हैं, किसके किसके बारे में हम उसके अंदर क्या क्या तलाशेंगे, क्या क्या होता है उसके अंतर्गत, उसको हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक प्लांट सेल को लेते हैं तो एक प्लांट सेल में होता क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है, तो हम उसको यहीं से जो है वर्गीकृत करते हुए चलेंगे, उसको क्लासिफाई करते हुए चलेंगे। मोटे तौर पर एक प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो तीन चीजें जो हैं, एक तो उसका प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, उसके अंदर मौजूद रिक्तिकाएं जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिकाएं, तथा उसका सबसे बाहरी भाग जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। तो ये तीन चीजें जो है हम बाहर से अगर पादप कोशिका को समझना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो ऐसे हम उसको अलग अलग तरह से बांट करके समझ या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की परिभाषा, जीव द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये टर्म जो है पुरकंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया। हक्सले ने इसको डिफाइन किया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का भौतिक तथा रासायनिक आधार ही प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य कहलाता है। तो अब जीव द्रव्य को फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं या उसको समझते हैं कि ये जीव द्रव्य होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उसको कैसे समझें। तो जीव द्रव्य में पुनः जो है हम इसको बांटते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले या कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्लियां होती हैं या कोशिकांगों के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्लियां होती हैं, जिनको हम डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन्स कहते हैं या हम ऐसे इसको मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं। ये झिल्लियां होती हैं और झिल्लियों के बाद क्या होता है, झिल्लियों के बाद जो कुछ होता है उसको हम जो है साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य। और फिर जो है
न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक इस तरह से हम इसको बांट के समझ सकते हैं। मेम्ब्रेन्स की जब बात करते हैं, झिल्लियों की जब बात करते हैं, तो झिल्लियां भी दो तरह की होती हैं, खास करके पादप कोशिका में। एक वो झिल्ली जो सबसे बाहर पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। और दूसरी वो झिल्ली जिसको हम जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाती है, टोनोप्लास्ट। ये यही नहीं, ये तो बाहरी झिल्ली है, ये रिक्तिका के बाहर पाई जाती है, वैक्यूल को चारों तरफ से घेरती है, ये कोशिका को चारों तरफ से घेरती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या प्लास्टिड्स हैं, या अदर्स दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, गाल्जी का है, गाल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब में झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो मेम्ब्रेन्स बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पाई जाती है। तो इसको इस तरह से समझें। अब आते हैं हम लोग जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को समझते हैं। यहाँ क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म में, इसको भी हम बांट करके समझ सकते हैं। कैसे? इसको जब बांटेंगे तो इस तरह से कि इसमें क्या क्या होता है। पहला, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग, जिसको हम कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म कोशिकांग कहते हैं। इनको हम जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और क्या है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल्स। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल्स, इनएक्टिव मटेरियल्स या पार्टिकल, मटेरियल्स, ये दो पार्ट हैं। क्या होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स? ये वो होते हैं, इनको हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स भी कहलाते हैं। इनको हम सेल या सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग कहलाते हैं। कौन कौन होता है इसमें? उनके बहुत सारे नाम आप जानते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स यानी कि लवक, ये कई तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक, श्वेत लवक, वर्णीय और अवर्णीय लवक के नाम से आप जानते हैं। इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी एपरेटस। इसके अलावा भी इधर भी मैं लिख सकता हूं। और क्या क्या होता है इसमें? राइबोसोम्स, और माइक्रोबॉडीज, जिसमें परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स आते हैं। माइक्रोबॉडीज को फिर से बांट दोगे तो वो परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम कहलाते हैं। तो ये माइक्रोबॉडीज होती हैं, इनके भी अलग अपने अपने फंक्शंस हैं। तो ये जितने भी हैं, चाहे वो प्लास्टिड्स हो
जिसको हमने बताया है कि 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, स्फेरोसोम्स, लोमोसोम्स, ये जितने भी हैं, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, सबका अपना अपना कार्य होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। उसके अलावा जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स हैं, इनको हम सेल इंक्लूजन्स भी कहते हैं, भी कहलाते हैं। ये इसमें क्या क्या है, सेल इंक्लूजन्स में क्या क्या है, उसको भी हम कई भागों में बांट करके समझ सकते हैं। उनको अगर अलग अलग समझा जाए तो आपके लिए मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूं कि इसमें जैसे कि रिजर्व फूड मटेरियल, और सिक्रेटरी मटेरियल और एक्सक्रेटरी मटेरियल। तो मैं यहाँ 60 में लिख रहा हूँ मटेरियल, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विभिन्न तरह के पॉलीसेकेराइड्स, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एटसेट्रा। सिक्रेटरी मटेरियल जो कोशिकाएं स्रावित करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स, नेक्टर एटसेट्रा। एक्सक्रेटरी मटेरियल्स, उत्सर्जी पदार्थ, ये क्या होते हैं पादप कोशिकाओं में, जो उत्सर्जित करती है कोशिका, एक्सक्रीट करती है, उसमें कई हैं, जैसे टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स, गम्स एटसेट्रा। ये सब एक्सक्रेटरी मटेरियल्स में आते हैं। एल्कलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, गम्स, इवन रबर आल्सो, लैटेक्स जिसे कहते हैं, तो वो सब एक्सक्रेटरी मटेरियल में आते हैं। अब चलिए चलते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया। अगर देखा जाए कि मेम्ब्रेन्स क्या है, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल्स या मटेरियल्स जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, सिक्रेटरी मटेरियल्स है, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है। तो ये सारे के सारे फिर ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं या मैट्रिक्स भी कहते हैं, सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है, इसको यही समझिए। न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको कैरियोलेमा कहते हैं, कैरियोलेमा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्या है, न्यूक्लियोलस, मैं यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसे, और है न्यूक्लियस के अंतर्गत। इसको हम न्यूक्लियो जो प्लाज्म लिखे उसको बेटर रहेगा कि न्यूक्लियस हम लिखें यहां पे, न्यूक्लियस केंद्रक। और है इसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लास्ट।
न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ लिखना सही है, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। तो इसकी जो झिल्ली है उसको हम कैरियोलेमा कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। वास्तव में न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, वह ये जो है क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन मटेरियल है या फाइबर है, जो बेसिकली डीएनए इत्यादि और न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं एंड सर्टेन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ओवरऑल एक सेल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेल में क्या है। देखिए फिर से देखिए, पूरा देखिए, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर या कहते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो बाहर तो सबसे सेल वॉल आउटर मोस्ट, और उसके बाद जब अंदर आते हैं सेल के भीतर, सेल वॉल के अंदर, तो दो पार्ट में बटा होता है। एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, उसमें जो वैक्यूलर सैक भरा रहता है, उसका द्रव भरा रहता है, वैक्यूलर सैक भरा रहता है। एक प्रोटोप्लाज्म को ही हमें फोकस करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटोप्लाज्म में हम किसको इंक्लूड करते हैं, मेम्ब्रेन्स को, जो भी डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं, झिल्लियां हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। मोटे तौर पर या बेसिकली हम दो मेम्ब्रेन को ले लेते हैं, एक प्लाज्मा लेमा जो सेल के बाहर की तरफ पाई जाती है, बिल्कुल कह सकते हैं सेल वॉल के ठीक नीचे पाई जाती है, जिसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और कोशिका के अंदर वैक्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली जो झिल्ली है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में बाहर प्लाज्मा लेमा और भीतर वैक्यूल के तरफ, जैसे अगर डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से, ऐसे देखिए, तो ये जो है ये जो संरचना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। तो एक मेम्ब्रेन ये है जिसको हम प्लाज्मा लेमा कहेंगे, और दूसरा ये टोनोक्लास्ट है ये। और इन दोनों के बीच में, इस झिल्ली और इस झिल्ली के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसी को हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इत्यादि कहेंगे। तो इसी में न्यूक्लियस भी पाया जाएगा इधर, और बाकी जो संरचनाएं हैं यहाँ पर अंदर पाए जाने वाली, उसको हम मैट्रिक्स या सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं या साइटोसॉल कहते हैं। और यही चीज इसके चारों तरफ जो है ये सेल वॉल, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसे ये सेल वॉल, ये कोशिका दिखती है ये ऐसे, ये सेल वॉल है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये समझो। अब इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है, इसको थोड़ी साइटोप्लाज्म को देखिए क्या क्या होता है इसमें। साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, लोमोसोम्स, स्पेरोसोम्स इत्यादि, ये सब इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल्स, पुनः पेश करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल, जिसमें हमने चर्चा किया है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सिक्रेटरी यानी स्रावी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें एंजाइम्स और नेक्टर विशेष रूप से होते हैं, एंजाइम्स और नेक्टर। एक्सक्रेटरी में स्रावी वाले में, सॉरी उत्सर्जी पदार्थ में वो तमाम तरह के, जैसे टैनिन्स है, ग्लूकोसाइड्स है, एल्कलॉइड्स है, गम्स है, रेजिन्स है, रबर है, ये सब एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये सब एक्सक्रेटरी मटेरियल्स में आते हैं। इसके एक्सक्रेटरी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के लिए बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी जो है मसाले, स्पाइसेस या ये सब इसके लिए इससे तैयार किए जाते हैं। बहुत टैनिन का उपयोग है, रेजिन का उपयोग है, गम का उपयोग है, हींग आप जो खाते हैं वो भी एक तरह से एक्सक्रेटरी मटेरियल है। रेजिन यूज करते हैं, गम्स यूज करते हैं, रबर यूज करते हैं, एल्कलॉइड्स यूज करते हैं, वो मेडिसिन में तमाम यूज होता है। ग्लूकोसाइड्स का उपयोग भी जो है मेडिसिन में होता है। तो जो इसके प्लांट सेल के जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये तो अब न्यूक्लियस के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें जो है बाहरी जो झिल्ली है इसकी न्यूक्लियस की,
उसको हम कहते हैं कैरियोलेमा। उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो हम आपको बाद में समझाएंगे जब इसको। और एक ऐसी संरचना पाई जाती है, गाढ़ी सी संरचना बिना झिल्ली के, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो न्यूक्लियोप्लाज्म वास्तव में क्रोमैटिन फाइबर का बना होता है, धागे होते हैं। और वो धागे वास्तव में क्या है, ये डीएनए है। ऐसे ये डीएनए के धागे हैं जो क्रोमैटिन बनाते हैं। बाद में कुछ प्रोटीन से, हिस्टोन नामक का सर्टेन जो है एसिडिक एंड एल्कलाइन प्रोटीन से मिल करके, बेसिक प्रोटीन से मिल करके वो डीएनए में क्रोमैटिन बनाता है। ये वही बाद में जो है गुणसूत्र हो जाता है। तो ये पूरी संरचना है और ये सेल के बारे में जानकारी है। तो मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।